दिमोनिक में खुशामदीद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। आज का ये गहरा तज्जिया गहरी मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर किया गया है। बिल्कुल। और आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं वो वाकई किसी थ्रिलर से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं घनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। यानी जिसे मार्केट में GCIL कहा जाता है। सही। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका बुनियादी खाम माल यानी रॉ मटेरियल वो हवा है जिसे हम सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं। बज़ाहिर एक ऐसी चीज जो मुफ्त है और नजर भी नहीं आती, लेकिन उसे प्रोसेस करके मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैसेस में तब्दील करके राइट। इस कंपनी ने सख्त तरीन माशी उतार चढ़ाव के बावजूद जबरदस्त मुनाफे कमाए हैं। आज का मकसद इसी फाइनेंशियल सफर को समझना है। हाँ, और इस सफर के बुनियादी ढांचे को समझने के लिए थोड़ा सा पसे मंदर जानना बहुत जरूरी है। अच्छा। मैं बताती हूँ। GCIL का आगाज 2015 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर हुआ था। सही। लेकिन इनका विजन शुरू से ही बड़ा था। तेजी से आगे बढ़ते हुए 2017 में इन्होंने खुद को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर लिया। पब्लिक हो गए। हाँ, और अगर हम इनके शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर पर नजर डालें ना, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, जून 2025 तक इनके लगभग 570.452 मिलियन शेयर्स हैं। ओह वाह, इतने ज्यादा। यानी 570 मिलियन से ज्यादा। यहाँ गौरतलब बात यह है कि इसमें से 61.338% यानी रफली 61% हिस्सा एसोसिएटेड कंपनीज के पास है। अच्छा। और तकरीबन 33.78% यानी 33% आम अफराद इंडिविजुअल्स के पास है। राइट। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि
आमतौर पर जब किसी बिजनेस का आगाज होता है तो सब कुछ ठीक लगता है, सही बात है। लेकिन कहानी तो तब शुरू होती है जब क्राइसिस आते हैं। हाँ। अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें 2022 और 2023 का दौर, ओह, वो तो काफी मुश्किल वक्त था। हाँ, वहाँ एक बहुत अजीब सी कशमकश नजर आती है। 2022 में इनकी आमदनी रेवेन्यूज तकरीबन 9.8% बढ़े, बिल्कुल बढ़े थे। यानी ये 4,214.09 मिलियन रुपए तक पहुंच गए। अब आमदनी बढ़ना तो अच्छी बात है ना, जाहिर है। लेकिन इनके प्रॉफिट मार्जिन्स अचानक गिरना शुरू हो गए थे। सही। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बेकरी हो, अच्छा। जो बहुत ज्यादा केक बेच रही हो, लेकिन अचानक आटे और बिजली की कीमत इतनी बढ़ जाए कि ज्यादा केक बेचकर भी आखिर में मुनाफा कम हो रहा हो। आहा, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है और मैं इसकी टेक्निकल वजह बताती हूँ। जरूर। देखिए, इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस बनाने का अमल कोई आम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आप हवा को एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं, राइट। और फिर उसे इंतहाई हाई प्रेशर पर कॉम्प्रेस करते हैं। इस अमल में बेतहाशा बिजली और फ्यूल इस्तेमाल होता है। ओ, यानी एनर्जी इंटेंसिव काम है। बहुत ज्यादा। और 2022 में फ्यूल और पावर का खर्चा 13% बढ़ गया था। 13%? हाँ। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर था। जीसी टेक नाम की एक कंपनी GCIL में मर्ज हुई थी। अच्छा, हाँ, मैंने इस मर्जर के बारे में पढ़ा था। जिसका कोर्ट ऑर्डर अक्टूबर 2022 में आया था। अब जब मर्ज होता है तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ते होंगे। इस इंटीग्रेशन की वजह से इनका अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS 2.28 से गिरकर 2.05 पर आ गया। यानी मुनाफे को दोहरा झटका लगा। लेकिन 2022 तो सिर्फ आगाज था। असल इम्तिहान 2023 में शुरू हुआ, जब मुल्की माशियत वाकई बैठ रही थी। बिल्कुल। माशी और सियाफी हालात की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुकी हुई थी। गैस की प्रोडक्शन 1.24% कम हुई। और सबसे बड़ी बात, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कि एक बहुत अहम मेट्रिक है, वो 82% से बुरी तरह गिरकर सिर्फ 64% पर आ गई। वाह, 82% से सीधा 64%। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। साथ ही फाइनेंस कॉस्ट 63% बढ़ गई और EPS मजीद गिरकर सिर्फ 1.06 रह गया। हाँ, आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट्स देखकर सरमायाकारों के पसीने छूट जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू होनी है, क्योंकि 2023 की इस मायूसी के बाद 2024 में उन्होंने जो वापसी की। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिकवरी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई। हाँ, मैं वाकई हैरान था। 2024 में इनकी टॉप लाइन 25.51% बढ़कर 5,437.39 मिलियन रुपए हो गई। लेकिन ये डिमांड आई कहाँ से? इसकी बड़ी वजह पिछले साल की बची हुई इन्वेंट्री बेचना थी और थोड़ी सी सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन थी। एक मिनट, यहाँ मेरा एक सवाल है। जी, पूछिए। मैंने नोट किया कि सेल्स तो बढ़ गई। हाँ, बढ़ी। लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अचानक गिर गया। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कैसे कम हो गए जबकि माल ज्यादा बेचा जा रहा था? ये GCIL की सबसे स्मार्ट मूव थी। सप्लाई चेन की बहुत बड़ी गेम खेली उन्होंने यहाँ। कैसी गेम? उन्होंने इंग्रो पॉलिमर एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया। अच्छा, जो पोर्ट कासिम में है? बिल्कुल वही। GCIL ने उन्हीं के पड़ोस में पोर्ट कासिम पर अपना एक नया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्लांट लगा दिया। ओह वाओ! इसे हम प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर कहते हैं। ग्राहक के बिल्कुल करीब आ गए वो। यानी अब गैस ट्रक्स में भरकर ले जाने की जरूरत नहीं। सही पकड़ा आपने। इस वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सीधा 25.20% गिर गया और EPS वापस रिकवर होके 1.58 हो गया। स्विच बोर्ड से सीधा तार जोड़ ली उन्होंने। हाँ, ये तो वाकई ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। लेकिन पोर्ट कासिम का ये कामयाब तजुर्बा बस एक ट्रेलर था, क्योंकि जब हम 2025 का साल देखते हैं, वो तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल था। वाकई रिकॉर्ड तोड़। 2025 के नंबर्स देखकर लगता ही नहीं कि ये वही कंपनी है जो 2 साल पहले स्ट्रगल कर रही थी। सही बात है। और इस ग्रोथ के पीछे
थोड़ी गहराई में जाएं तो 2-3 अहम चीजें हैं। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ लोकल डिमांड नहीं थी, उन्होंने हेल्थ केयर गैसेस यानी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली गैसेस की एक्सपोर्ट्स शुरू कर दी थी। यानी बाहर के मुल्कों में भी भेजना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी गेम चेंजर अटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगने वाला इनका 5वां कमर्शियल प्लांट था। अटर वाला प्लांट। राइट। इस प्लांट की कैपेसिटी 275 टीपीडी यानी टन्स पर डे है। इसकी हाई एफिशिएंसी की वजह से इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी जीपी 45.89% की बेहतरीन सतह पर पहुंच गया। वेट, वाकई 45.89% मार्जिन, ये तो हैवी इंडस्ट्री में सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, और इसी वजह से इनका नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में 156% बढ़ गया। 156% इजाफा, माय गॉड। और ईपीएस 3.92 हो गया। ये वाकई अनबिलीवेबल नंबर्स हैं। और हालिया कारकर्दगी देखें, यानी 2024 का पहला निस्फ साल, जिसे 1H पर FY26 कहते हैं, वहाँ भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। हाँ, रुपए की कीमत में थोड़ा इस्तेकाम आया और इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई ना। सही। इस वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 17.16% कम हुई। अच्छा। और नेट प्रॉफिट मजीद 73.45% बढ़ गया। लेकिन यहाँ मेरा एक बड़ा पुशबैक है। जी बताएं। अभी हमने 2024 में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कम होने की तारीफ की थी ना? हाँ बिल्कुल की थी। तो इस हालिया रिपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अचानक 327.51% क्यों बढ़ गया है? 327% इजाफा, ये तो वापस वही पुरानी गलती लग रही है मुझे। बेज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। अच्छा, कैसे? देखें, पाइपलाइन वाला मॉडल सिर्फ बड़े क्लाइंट्स के लिए चलता है जो एक ही जगह हो। लेकिन अब GCIL अपना नेटवर्क रिमोट एरियाज यानी दूर दराज के इलाकों तक फैला रहा है। मतलब अस्पतालों और छोटी इंडस्ट्रीज तक? बिल्कुल, मर्चेंट मार्केट में जा रहे हैं। छोटी इंडस्ट्रीज और रोड साइड क्लिनिक्स तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए शुरू में हेवी कॉस्ट लगती है। अच्छा, तो ये इनएफिशिएंसी नहीं है? नहीं, ये उनकी मुस्तकबिल की बड़ी सरमायाकारी है। उन्होंने ट्रक्स और नेटवर्क पर खर्चा किया है। So what does this all mean? हमने ये सारी कहानी सुन ली, आदादो-शुमार देख ली है। राइट। इन सब का असल मतलब क्या है? और GCIL आगे क्या करने वाला है? उनकी फ्यूचर पाइपलाइन में क्या चल रहा है? उनकी फ्यूचर पाइपलाइन बहुत हेवीली डाइवर्सिफाइड है। पहली चीज़ तो ये है कि KPK में एक और नया 275 TPD का SCU प्लांट लग रहा है। एक और बड़ा प्लांट? हाँ। दूसरा, हत्तार में कैल्शियम कार्बाइड का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। कैल्शियम कार्बाइड? जी, ये एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। मुल्क में इसकी काफी डिमांड है और अब तक बाहर से आता था। ये तो फॉरेन एक्सचेंज बचाने वाली बात हो गई। सही कहा। तीसरा प्रोजेक्ट प्रिसिजन UK के साथ है। अच्छा, वो मेडिकल गैस सिस्टम वाला? बिल्कुल। सिर्फ गैस नहीं देंगे बल्कि अस्पतालों में मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम्स लगाने का मुआहदा किया है। एंड टू एंड सोल्यूशन? हाँ, और उसके अलावा फूलनगर में 450 मेट्रिक टन्स का LPG स्टोरेज और फिलिंग प्लांट का इंतजार है। वाह। और इनका जो एनर्जी कॉस्ट का दर्दे सर था, उसका क्या हल निकाला? उसके लिए 6 मेगावाट का अपना कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। 6 मेगावाट का सोलर, ये उनकी बिजली की लागत को काफी नीचे ले आएगा। सही। लेकिन देखें, इस सब में एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया। मैं इसे इनका स्टार प्रोजेक्ट कहूंगा। आप मारी एनर्जीज वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मारी एनर्जीज लिमिटेड के साथ जो उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, GHG एमिशन मिटिगेशन लिमिटेड। ये वाकई बहुत अहम मंसूबा है। मुझे इसमें ताज्जुब इस बात पर हुआ कि एनवायरनमेंट बचाने का प्रोसेस भी रेवेन्यू का एक रास्ता बन गया है। थोड़ा इसकी डिटेल बताएं। देखिए, सचल गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, जिन्हें कोल्ड वेंट गैसेस कहते हैं, ये उनको हवा में नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उन्हें कैप्चर करेंगे? बिल्कुल कैप्चर करेंगे। और इस प्रोसेस से सालाना 80,000 टन LNG पैदा करेंगे। 80,000 टन्स LNG, हाँ, और साथ ही 5,500 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएंगे जो इंडस्ट्रियल और फूड ग्रेड होगी। वाओ, यानी कचरे को सोने में बदल दिया। ये एनवायरनमेंट कंप्लायंस भी है और नया प्रोडक्ट भी बन गया। सही पकड़ा आपने, यही इनकी असली कामयाबी है। तो इस सब गुफ्तगू को समेटते हुए
एक सोचने का मकाम ये है जी हम देखते हैं कि जब भी मुस्तकबिल की टेक या एआई की बात होती है जी तो हमारा ध्यान बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी पर जाता है। आम तौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन असल तरक्की शायद उन खामोश गैस मॉलिक्यूल्स और ग्रीन कंप्लायंस प्रोजेक्ट्स में छुपी है जो इन सब बड़ी इंडस्ट्रीज को चलने की ताकत देते हैं। ये बहुत डीपली सोचने वाली बात है। क्या आने वाले वक्त में रिवायती गैस बनाने वाली कंपनियां ही सबसे बड़ी टेक और एनवायरमेंटल कंपनियां बन जाएंगी? ये एक ऐसी प्रोवोकेशन है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। इस तज्जिए में शमूलियत का बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल की ऐसी ही अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाएं राइट। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आइंदा किस टॉपिक या किन कंपनीज पर इस तरह का रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखा जाना चाहिए। मिलते हैं अगले गहरे तज्जिए में। Like and subscribe.